मैं भी सितंबर 2020 से गला फाड़ फाड़ के कह रहा हूँ कि भाई आप अपने फंड्स दिखाओ, और फिर भी इमिग्रेशन एजेंट्स वो अगर नहीं शो करेंगे, अगर आप उन अनएजुकेटेड एजेंट्स के पास जाओगे तो भाई रिफ्यूज़ल तो आएगी ही आएगी। हेलो गाइस, तो जैसे कि मैंने वादा किया था कि आपके जितने भी कमेंट्स हैं जो रिसेंटली डेज में आ रहे हैं स्पेशली रिफ्यूज़ल्स को लेके, तो उनको मैं एड्रेस करूँगा। सो आई हैव दोज ऑल कमेंट्स ओवर हेयर, और मैं उन सभी कमेंट्स का अब जवाब देने वाला हूँ। काफ़ी जो कमेंट्स इकट्ठे हो रहे थे, तो सबसे पहला जो कमेंट है दैट इज़ फ्रॉम अविनाश सिंह, एंड ही इज सेइंग, "Hi sir, I got the Canadian visa on the basis of a program in University A, but before landing to Canada, I got the offer for another program in University B. Do I need to apply for new Canadian study visa application on the basis of program of University B, or I just need to update only DLI in the IRCC portal? I am in Canada right now." So जब भी आपको दो डिफरेंट कॉलेजेस से ऑफर लेटर आ जाता है, तो आपने जिस भी कॉलेज में आपने अप्लाई पहले कर दिया है, सो मेक श्योर टू गो विद दैट। अगर आप अब कॉलेज चेंज करना चाहते हो, आई वुड हाईली रिकमेंड कि वीज़ा आने से पहले पहले आप ऑफर लेटर जो है वो IRCC के वेब फॉर्म के ज़रिए आप अपडेट कर दो, और SOP भी अपडेट करके लिख दो कि वाई यू आर चेंजिंग योर कॉलेज। एंड अगर आपका वीज़ा आ चुका है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ए एंड नाउ यू वांट टू स्विच टू यूनिवर्सिटी बी, सो द बेस्ट ऑप्शन इज़ कि आप एक बार इंडिया से कनाडा आ जाओ और यहाँ पर आकर आप अपना कॉलेज जो है वो चेंज कर सकते हो। आई थिंक दैट वुड बी अ मच बेटर ऑप्शन। लेकिन अगर आपका यूनिवर्सिटी ए से वीज़ा आ चुका है, देन आपको यूनिवर्सिटी बी का में अगर आपने एडमिशन लेना है, सो फॉर दैट यू हैव टू अप्लाई अगेन। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप यूनिवर्सिटी ए के साथ ही रहें। सो नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट टू डू आफ्टर रिफ्यूज़ल फ्रॉम कनाडा के वीडियो के ऊपर काफ़ी कमेंट्स आए हैं कि रिफ्यूज़ल आ गया है तो उसके बाद क्या करें। वी हैव कमेंट फ्रॉम सिमरन कौर, वी हैव कमेंट फ्रॉम मनदीप, हरसिमरन सिंह। तो मोस्टली यही है कि इनका रिफ्यूज़ल आया है, एंड द रीज़न इज़ द पर्पस ऑफ विजिटिंग इज़ नॉट कंसिस्टेंट, और इनका जो स्कोर है वो ओवरऑल 6.5 है। स्पीकिंग में इनके 7 बैंड्स हैं। ITR भी शो की है विद फॉर्म नंबर 16, दैट इज़ इनकम सर्टिफिकेट ऑफ अराउंड 8.5 lakhs per year। 10th में 64% थे, 12th में 63%। CBSE मेडिकल ट्यूशन फ़ी भी पेड है, GIC भी पेड है। सेंट क्लेयर कॉलेज है, जैन 2023 इनटेक है, और कोर्स है ऑफिस एडमिन का हेल्थ सर्विसेज के अंदर। सो एक चीज़ मैं आप सभी को रेकमेंड करूँगा कि चाहे आपके एक रिफ्यूज़ल आई हो, चाहे आपके 10 रिफ्यूज़ल आई हो, कभी भी आपने अगर रीअप्लाई करना है तो उसके पहले GCMS नोट्स या फिर कैप्स नोट जो है वो आपको अप्लाई करने होंगे। क्योंकि अगर आप वो नोट्स अप्लाई नहीं करोगे, जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्ट रीज़न क्या था। मेरे पास रिसेंटली 2 कैप्स नोट आए हैं, 2 लोगों ने मेरे साथ अपने कैप्स नोट शेयर किए थे, तो उसमें भी यही चीज़ सामने आई है कि रीज़न तो ये लिखा आ गया कि दैट यू विल नॉट लीव कनाडा आफ्टर योर स्टडी, लेकिन जो एग्जैक्ट रीज़न था एक में था कि आपके जो नंबर हैं स्टडी में वो काफ़ी कम है, इसलिए हम आपको रिफ्यूज़ कर रहे हैं, और दूसरे में ये था कि भाई आपके जो फाइनेंशियल सोर्सेज हैं वो इतने बढ़िया नहीं है। तो मुझे यानी वीज़ा ऑफिसर को ये लगा कि इनका कोर्स जो है वो इनसे नहीं हो पाएगा फाइनेंशियली, का ये कम्पीट नहीं कर सकते, अपना ये खर्चा नहीं निकाल सकेंगे। सो दैट्स वाई उन्होंने फाइल रिफ्यूज़ कर दी। इंडिया के एजेंट्स ये चीज़ कह देते हैं कि भाई आपको जो फाइनेंशियल है वो नहीं दिखाने होते क्योंकि आपका केस SDS कैटेगरी में है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स येस इट इज़, लेकिन जब भी आप चाहे ना सितंबर 2020 के वेबिनार्स के वीडियोस देख लो, मेरे चैनल पर भी पड़े होंगे, तो उनमें भी यही चीज़ लिखी है कि अगर आप अपने फाइनेंशियल्स को शो करते हो, इट मीन्स कि आपका जो केस है वो स्ट्रॉन्ग है, यू कैन अफोर्ड द स्टडी इन कनाडा। अगर आप फाइनेंशियल्स नहीं शो करोगे, सो योर वीज़ा इज़ गोइंग टू बी रिफ्यूज्ड। आप चाहे मानो चाहे ना मानो। मैंने खुद के अपने सारे परिवार के स्टेटमेंट्स लगा दिए थे, ITRs लगा दिए थे, तब जाकर मेरा वीज़ा जो है वो अप्रूव हुआ है। और मैंने पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी, अब मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ। सो आप खुद सोचो कि इतना इररेलेवेंट कोर्स होने के बावजूद किस बेसिस के ऊपर मुझे वीज़ा मिला होगा। आप चाहो तो मैं आपको अपनी SOP भी दिखा सकता हूँ कि हाउ आई गॉट द वीज़ा। सो ये चीज़ मैटर नहीं करती है कि आप कोर्स कौन सा ले रहे हो, आप किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो फाइनेंशियली एज वेल एज एकेडमिकली। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मायने रखती हैं जब भी आप अपना केस फाइल करते हो, चाहे आपकी एक रिफ्यूज़ल आई हो चाहे 10 आई हो। बिना कैप्स नोट अप्लाई किए, बिना रीज़न को जाने कि क्यों आपका केस
रिफ्यूज़ किया गया है, अगर आप फिर से रीअप्लाई करोगे, इससे अच्छा किसी को वो सारे पैसे जो होंगे ना वो दान कर दो, वो भी किसी ना किसी का तो फ़ायदा होगा। एजेंट्स का यही काम है कि हाँ जी, हम तो रीअप्लाई कर देंगे, बट दैट इज़ नॉट द केस। एक यहाँ पर कनाडा में ना आरसीआईसी कंसल्टेंट्स होते हैं, जो कि हम क्या आमतौर पर कहते हैं कि आईआरसीसी के कंसल्टेंट्स हैं। मैं 2 कंसल्टेंट्स के नीचे काम करता हूँ, सो दे टीच मी कि हाँ, क्या कुछ करना होता है, कौन से प्रोसेस से चलते हैं जब एक बार रिफ्यूज़ल आ जाए, स्टडी वीज़ा कैसे लगाते हैं। हालाँकि मैंने खुद का ही लगाया था, सो उसके बाद भी मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं। वर्क परमिट कैसे लगाना है, ये सारी चीज़ें मुझे वो बताती हैं। और जो कैप्स नोट है, वो भी इन्होंने ही बताया था कि जब भी रिफ्यूज़ल आए तो उसके बाद चाहे 1 आई हो, चाहे 2 आई हो, तो जितनी बार भी रिफ्यूज़ल है, उन सभी के कैप्स नोट जो हैं वो अप्लाई करने ही होते हैं। चाहे आपकी विज़िटर की है, चाहे स्टडी की है, चाहे वर्क परमिट की है, चाहे कोई भी आपकी रिफ्यूज़ल है, आपने कभी भी रीअप्लाई करना है तो उसके पहले आपको कैप्स नोट अप्लाई करने ही होंगे। अगर आप नहीं करोगे, सो दैट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। और कोर्स चेंज करने का कह देते हैं काफ़ी एजेंट्स, वो इसलिए कहते हैं कि दे थिंक देयर इज़ अ चांस। लेकिन आईआरसीसी के गाइडलाइंस के अनुसार, जो इंटरनल गाइडलाइंस हैं, उसके मुताबिक अगर आप बिना सोचे समझे अपना कोर्स चेंज करते हो और एसओपी में इंक्लूड नहीं करते कि व्हाई यू आर चेंजिंग योर कोर्स, तो फिर भी आपका रिफ्यूज़ल आने की गारंटी है, इस बेसिस के ऊपर कि आपका फ्यूचर प्लान जो है वो स्टैटिक नहीं है, वो बदल रहा है। इसका मतलब ये है कि आप कनाडा आकर परमानेंटली रहना चाहते हो। सो फॉर कन्विंसिंग द वीज़ा ऑफिसर कि हम कनाडा पक्के तौर पर या परमानेंटली नहीं रहना चाहते, तो हमें वही कोर्स में ही जाना होगा। ये नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी कंसल्टेंट की मर्ज़ी से आप अपना जो कोर्स है वो चेंज करते रहो। सो इस केस में भी, रिफ्यूज़ल के केस में भी, आई ऑलवेज़ एडवाइस कि कैप्स नोट आप अप्लाई करो। इंडिया से पूछ लो कितने के अप्लाई होंगे, तो आमतौर पर कह देंगे 5,000, 10,000, 20,000, इतना कोई खर्चा नहीं होता। यू कैन कॉन्टैक्ट मी, अप्लाई करवा सकता हूँ। सो डोंट वरी कि अगर आपके एजेंट्स का आपसे काफ़ी ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। हमें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए होंगी, एक तो आपका रिफ्यूज़ल लेटर एंड अनदर वन इज़ पासपोर्ट। एंड इफ़ यू नीड टू अप्लाई, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम, दैट इज़ नवप्रीत सिंह कैनेडा। सो नेक्स्ट इज़ मक्खन सिंह, इनका है, हेलो सर, मेरी 19 अगस्त ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਯੂ विल नॉट लीव कनाडा, फाइनेंशियल आर इनसफिशिएंट एंड योर पर्पस ऑफ विजिट। तो कभी भी आप लोग जब भी वीज़ा अप्लाई करते हो, तो एक ना मिसकंसेप्शन ये है कि अगर हमने तो ये स्टडी करने जाना नहीं है, वर्क परमिट पर भी हमने नहीं जाना क्योंकि हमारे पास जॉब ऑफर नहीं है, तो हम टूरिस्ट वीज़ा लगाते हैं। टूरिस्ट वीज़ा कनाडा का कभी नहीं आपका अप्रूव होगा जब तक आपने कुछ कंट्रीज़ में विजिट ना किया हो, आपके पास स्टेबल जॉब ना हो, आपकी आईटीआर कई सालों की फिल ना हुई हो, तब तक आपको वीज़ा नहीं मिलने वाला। आपके पास इनकम के जो सोर्सेज हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए। आपका प्लान पूरा अच्छा से बना होना चाहिए कि आप कितने दिन यहाँ पर रहोगे और कितने दिनों के बाद आपकी वापसी की फ़्लाइट है। वो सारी डिटेल्स जो है वो आपको कनाडा इमिग्रेशन या आईआरसीसी को देनी होगी, तभी आपका वीज़ा आने के चांसेस हैं। एंड वन मोर थिंग, आपके जो फैमिली टाइज़ हैं वो दिखाने बहुत ज़रूरी हैं कि इंडिया में आपकी फैमिली है एंड आप उनके पास वापस जाओगे। इन टर्म्स ऑफ सेइंग, वीज़ा ऑफिसर ये जानना चाहता है कि आपका परिवार है या नहीं, आपके स्पाउस है या नहीं, बच्चे हैं या नहीं। अगर स्पाउस और बच्चे हैं, वो इंडिया में ही रह रहे हैं, सो देयर इज़ अ हाई चांस कि आप उनके पास वापस जाओगे। एंड अगर ये सारी चीज़ें आप कर लेते हो, देन देयर आर सम चांसेस कि आपका वीज़ा, कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा, वो आ जाएगा। अदरवाइज इट इज़ रियली रियली डिफ़िकल्ट। Next, there is a question from Abdullah Muhammad Tariq. Sir, I have my tuition fees stuck at in Spanish Institute. They saying they are sending but not sending yet. My visa got refused and it's not coming yet. What can I do now, sir? So if it is if that institution is in Spain, तो उनके अलग laws हैं, उनके जो refund policy है उसके हिसाब से ही कोई भी इंस्टीट्यूट है वो आपको फ़ी पेमेंट करेगा। अगर नहीं करता तो आप वहाँ पर कोई लोकल जो लॉयर्स होते हैं उनसे आप बात कर सकते हो। अगर कोई लोकल एसेट आपका है वहाँ पर, वो उन आपके बिहाफ के ऊपर आपसे बात कर सकता है एंड दे कैन गेट योर फ़ी रिफंडेड। दीप्ति नगार्थ मोदगिल सेज, हाउ कैन वी शो द एसओपी वी मेड? अगर आपने अपनी एसओपी मुझसे चेक करवानी है, सो यू कैन जस्ट ईमेल मी ऑन दिस ईमेल, दैट इज़ नवप्रीत कैनेडा फाइल्स। तो उसमें आपको ये भी लिखना होगा कि आप करवाना क्या चाहते हो, दैट यू वांट टू जस्ट हैव इट चेक्ड और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, आप अपनी डिटेल्स जो है वो आप भेजना मत भूलना। कई बार ये होता है कि आप लोग ईमेल्स भेज देते हो एंड वो
मुझे पता नहीं होता कि लाइक आप करवाना क्या चाहते हो. सो मेक श्योर योर क्वेश्चंस वेरी स्पेसिफिक अबाउट दैट. Okay, next is, sir, I can I mention in my SOP that I will move to Germany after my studies in Canada because my brother works full time in Germany, and I can show his job contract and salary slips as he will sponsor me. And the reason for not studying in Germany is वहाँ language problem है studies में, but jobs अच्छी हैं, so I can give proofs of my moving to Germany after my studies. Is this okay? तो इनका मेरे पास पर्सनली भी मैसेज आया था, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इन कनाडा इमिग्रेशन का सीधा सीधा यही सवाल होता है आपसे कि आप कनाडा छोड़कर वापस क्यों जाओगे. तो इंडिया में वापस जाने के आपके क्या रीजंस हैं. सो अगर तो आप किसी और कंट्री का बता रहे हो कि मैं किसी और कंट्री में जाना चाहता हूँ, तो फिर उनका सीधे सीधे यही सवाल आएगा कि वहाँ पर इंग्लिश इंस्टीट्यूट्स भी तो हैं, तो फिर आप वहाँ पर जाकर स्टडी क्यों नहीं करते. सो इट इज़ अ वेरी बिग नो टू से कि हाँ आप किसी और कंट्री में जाकर अपनी स्टडी अपना वर्क जो है वो आप करना चाहते हो. सो द बेस्ट ऑप्शन इज़ कि आप ऐसा मत करो, और जो प्रॉपर रीजंस हैं आप वही बताओ कि हाँ जी मैं इंडिया में ही वापस जाऊंगा, मुझे ये वाली जॉब लग सकती है, उसकी इतनी एक्सपेक्टेड सैलरी है, दैट इज़ गोइंग टू वर्क ओके. ओके, सो नेक्स्ट इज़ फ्रॉम जसप्रीत कौर, शी गॉट रिफ्यूज़ल. तो आप वही मेरा पहले जो मैंने लिखा है वही चीज़ आप जो मैंने पहले चीज़ बोली आप वही उसी चीज़ को फॉलो कर ले, यू विल गेट टू नो कि आपको करना क्या होगा. तो नेक्स्ट इज मोशन 44 और टीआर टू पीआर प्रोग्राम के बारे में क्वेश्चन है कि ओल्ड आइल्स एकेडमिक्स लग जाएगी इस प्रोग्राम में या जनरल ही लगेगी. तो एक बात समझ लीजिए कि जब भी आपने इमिग्रेशन के लिए आइल्स का एग्ज़ाम देना है, तो उसमें आपको आइल्स जो है वो जनरल ट्रेनिंग की देनी होगी, जीटी की देनी होगी, एकेडमिक की नॉट वैलिड. एकेडमिक की आपकी चलेगी ही नहीं, ठीक है. हाँ, लेकिन स्टडी वीज़ा के लिए अगर आपने जीटी आइल्स की है तो वो चल सकती है, लेकिन फॉर इमिग्रेशन आइल्स एकेडमिक नहीं चलेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल राय का. इनका कहना है कि मेरा 8 साल का गैप है एंड एक बंदा कनाडा का है और वो ये कह रहा है कि तेरा गैप क्लियर कर दूं, बस आइल्स क्रैक कर ले. ये सच है? कितने मैं ठगिया ना जावा, प्लीज़ हेल्प मी. सो यूजली क्या होता है कि हमारा गैप दो तरह का होता है. एक तो होता है कि स्टडी के बाद हमने कुछ भी नहीं किया होता, तो उसे वेरीफाई करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. और दूसरा गैप होता है कि स्टडी के बाद हमने कंटिन्यूस जॉब्स की होती हैं, सो दैट इज़ वैलिड. तो अगर तो आपने जॉब की है सो दैट इज़ वेल एंड गुड. आप अपनी जॉब की स्लिप्स दिखा सकते हो, आप जॉब ऑफर्स दिखा सकते हो, आप एविडेंस दे सकते हो कि हाँ जी आपने जॉब की है. अगर आपने जॉब नहीं की है सो आपके फैमिली का कोई बिजनेस होगा तो आप उसे शो कर सकते हो कि हाँ जी आपने वो हैंडल किया है एंड नाउ यू वांट टू परस्यू योर स्टडी. तो घबराने की बात नहीं. अगर आपका 8 साल का गैप है, 10 साल के गैप के पर भी स्टडी वीज़ाज लगते हैं. मेरा खुद का मैंने 2015 में मैंने बीटेक कंप्लीट की थी और उसके बाद 2021 में मेरा स्टडी वीज़ा आया फॉर कनाडा आफ्टर 5 years ऑफ गैप. और वो गैप मैंने जस्टिफाई किया था डिफरेंट जॉब्स करके. सो डजेंट मैटर, बस आपका जो गैप है वो कंप्लीट होना चाहिए, वो उसमें आपकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए. जॉब है, दैट्स गुड. ओके, so next is no, sir Navpreet, hats off, amazing information I got in your video, bless you, thank you so much. एंड उसके बाद आयुषी का भी सेम केस है कि रिफ्यूज़ल आई है, तो आप वही वीडियो पहले वाला जो है वो चेक कर लीजिए. तो नेक्स्ट है बुगी मैन. हेलो भाई जी, मैं अभी कनाडा आया था एडवांटेज तो कल मैं अपना जीआईसी अकाउंट ओपन करवाता CIBC, पर मैं आपको सिर्फ $2000 ही मिले फर्स्ट डे पर. कितना टाइम लगता है भाई मनी आने में? तो भाई बात यह है कि जब भी आप अपनी GIC अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपको $2000 पहले दिन ही मिल जाएगा. उसके बाद अराउंड $670 जो है वो आपको हर महीने मिलते रहेंगे. सिंस ये CIBC है तो मेरा भी CIBC में था, तो मुझे $1000 अराउंड 45 डेज़ के बाद मिलते थे. सो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि या तो आपको $670 हर महीने मिलेंगे या 45 डेज़ के बाद आपको $1000 मिलते रहेंगे. एंड नेक्स्ट इज काइंडली नवनीत सूद. ये कह रहे हैं कि काइंडली टेल इफ रिफ्यूजल इज ड्यू टू इनकंसिस्टेंट पर्पस ऑफ विजिट, सो नेक्स्ट टाइम वी शुड अप्लाई ऑन सेम कोर्स. आपको पहले भी मैंने बताया कि आपको कभी भी अपना कोर्स चेंज नहीं करना. अगर आपने कोर्स चेंज किया तो आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि हाँ जी आपने कोर्स चेंज क्यों किया. और ये इस अगर आप ये कोर्स चेंज करते हो अपना,
तो उसकी वजह से आपका रिफ्यूज़ल आने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं, बिकॉज यू डू नॉट हैव एनी कंसिस्टेंट फ्यूचर प्लान, यू डू नॉट हैव एनी कंसिस्टेंट स्टडी प्लान्स। तो इस बेसिस के ऊपर भी आपका रिफ्यूज़ल आ सकता है, सो ऑलवेज अवॉइड दैट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमनदीप कौर का, सर आफ्टर रिफ्यूज़ल ओनली एसओपी ठीक है या फिर अपील लगानी भी ज़रूरी है? तो एसओपी इज़ मेनली योर एक्सप्लेनेशन लेटर, योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आप सिर्फ ये बता रहे हो कि आप कनाडा आकर स्टडी क्यों करना चाहते हो, आपके क्या रीजंस हैं, आप इंडिया में ही क्यों नहीं स्टडी कर रहे, आपके स्टडी के बाद के क्या ऑप्शंस हैं। अगर आप इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दो, और ज़रूरी नहीं होता फिर कि आप अपनी पिछली एसओपी, अपनी पिछली रिफ्यूज़ल को या एक्सप्लेन करो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपका जब भी आप अप्लाई करो वो आपको स्पेसिफिक तौर पर बताना होगा कि हाँ जी, वाई यू आर री अप्लाइंग अगेन। तो आप ये बता सकते, अगर तो आपका कोर्स सेम है विच शुड बी, तो फिर आपकी एक्सप्लेनेशन जो है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो जस्ट एक्सप्लेन इन योर एसओपी विद वेरी with the use of facts, then it can do wonders in your file. नेक्स्ट इज़ फ्रॉम आशीष, ये कह रहे हैं कि मेरी 3 साल पहले रिफ्यूज़ल थी, बिजनेस वीज़ा लगाया था, बट रिफ्यूज़ल लेटर अब नहीं है इनके पास, तो क्या ये टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं बिना लेटर के? तो माय आंसर इज़ अगेन द सेम, जो मैंने पहले चीज़ें बताई हैं फॉर द टूरिस्ट वीज़ा। आप उन चीज़ों को फॉलो कीजिए, अगर आप उन चीज़ों को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो है ना, फिर से आपकी रिफ्यूज़ल आनी पक्की है। और अगर आपको अपना बिजनेस वीज़ा 3 साल पहले लगाए कि उसका रिफ्यूज़ल लेटर नहीं मिल रहा, सो इट शुड बी इन योर जीसी की अकाउंट। और अगर वो भी आप भूल गए हो, देन यूसीआई कोड के हिसाब से जिस भी एजेंट ने आपका लगाया होगा उसके पास होगा। अगर आपने खुद ने लगाया था देन फिर कुछ नहीं कह सकते। फिर अगर आप आपको बताना तो होगा कि आपने पहले भी वीज़ा अप्लाई किया था बट इट गॉट रिजेक्टेड। यूसीआई नंबर, एप्लीकेशन नंबर होना ज़रूरी नहीं है, आपकी डेट ऑफ बर्थ और नाम से ही आईआरसीसी खुद पिक कर लेगी कि कब आपने बिजनेस वीज़ा लगाया था। नेक्स्ट इज फ्रॉम हरमन सिंह, 2 रिफ्यूजल्स इनकी आ चुकी हैं, तो क्या करना चाहिए? अगेन द सिस्टम ऑफ कैप्स की आपको कैप्स ही अप्लाई करने होंगे। एंड देन देयर इज हरमनदीप की इनकी रिजेक्शन आ गई है फॉर सितंबर इनटेक फ्रॉम अलेक्जेंडर कॉलेज वैंकूवर। सो नेक्स्ट स्टेप बता दीजिए। आईडीपी से इन्होंने फाइल लगवाई थी और प्रूफ ऑफ फंड्स शो नहीं किए, हालांकि आईडीपी एक जाना माना नाम है इंडिया में। और इट इज़ वेरी ये काफ़ी हैरानी वाली बात है कि एक फर्म जो कि आइल्स और इमिग्रेशन में एक काइंड ऑफ लाइक कि अपने आप को नंबर 1 मानती है, और उन्हें ही ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सितंबर 2020 से आईआरसीसी ने अपने वेबिनार्स में ये कहना शुरू कर दिया था कि भाई आप अपने फंड्स शो कीजिए। और आपको मेरे लाइव्स जो हैं यूट्यूब के ऊपर, उसमें भी आपको दिख जाएगा कि मैं भी सितंबर 2020 से गला फाड़ फाड़ के कह रहा हूँ कि भाई आप अपने फंड्स दिखाओ। और फिर भी इमिग्रेशन एजेंट्स वो अगर नहीं शो करेंगे, अगर आप उन अनएजुकेटेड एजेंट्स के पास जाओगे तो भाई रिफ्यूज़ल तो आएगी ही आएगी। तो फंड्स तो शो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। वीज़ा ऑफिसर को चाहिए तो यही ना कि आप कनाडा छोड़कर इंडिया वापस जाओगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका सिर्फ यही होगा कि आपने इस कैप्स नोट अप्लाई करनी है, और कैप्स नोट अप्लाई करने के बाद ही आपका एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि क्या रीज़न थे। क्या यही 2 रीज़न थे जिसमें कि एक फाइनेंशियल है और दूसरा आपका फ्यूचर प्लान जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है, या फिर आप कनाडा में ही पक्के तौर पर रहना चाहते हो। हालांकि सभी चाहते हैं, बट द थिंग इज़ कि एक इन्हें कन्विंस तो करना होता है ना वीज़ा ऑफिसर को। सो वंस दे गेट कन्विंस्ड देन यस इट कैन बी अगर वो कन्विंस हो जाए तो वीज़ा तो आया लो। तो हमेशा कभी भी अगर आपने करना हो, है ना, लाइक स्टडी वीज़ा में आपका रिफ्यूज़ल आ जाए, सो मेनली ये ओवरऑल वीडियो जो है दैट इज़ सोलली फॉर द रिफ्यूज़ल, जिनके भी रिफ्यूज़ल आए हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमेशा जब भी आप अप्लाई करना है आपने, सो मेक श्योर टू अप्लाई द कैप्स फर्स्ट, स्टडी दोज, और फिर ही आप अप्लाई करो। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ जी कैप्स आएंगे कितने टाइम में? तो भाई जो मैंने हिस्टोरिकली देखा है दैट इज़ कि 3 महीने लग सकते हैं कैप्स नोट आने में, और वही कैप्स नोट आपके एजेंट ने अप्लाई करने हैं, वही कैप्स नोट हमने अप्लाई करने हैं। आप देख लो आपने किसके पास जाना है, उनके पास जिनसे रिफ्यूज़ल आ चुकी है, या फिर उसके पास जो कि आईआरसीसी के जो एजेंट्स हम कह देते हैं, हालांकि होते आरसीआईसी हैं, उनके साथ जो काम करता है उसके पास आपने हेल्प लेनी है। सो डिसीजन इज़ योर्स, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू नो द बेस्ट।
सो पिछले 7 दिन के जितने कमेंट्स थे वो मैंने सारे कवर कर दिए हैं. सो इफ़ यू हैव एनी अदर कमेंट, एनी अदर थिंग यू वांट टू आस्क, you can ask me in the comments, or you can ask me on my Instagram, that is Navpreet Singh Canada. You can just send me a text over there, और जब भी मैं फ्री हूँगा मैं आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा, एंड देन आई कैन हेल्प यू. सो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. और अगर आपका कोई भी फ्रेंड या रिश्तेदार है जो कि कनाडा के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, सो प्लीज़ शेयर माई चैनल टू दैम. सो दैट्स ऑल. थैंक यू.